नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कैसे निर्माण हुआ, उसके पीछे की थ्योरीज कौन कौन सी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक डाल देंगे। तो आज हम सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। सोलर सिस्टम सन और उसके ऑर्बिट में जो भी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट, ये सब मिलकर बनता है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। हम सन से शुरुआत करते हैं। सन सोलर सिस्टम का 99% हिस्सा अकाउंट करता है। इसी के चलते सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है उसकी वजह से प्लैनेट्स उसके ऑर्बिट में इलिप्टिकल शेप में रोटेट करते हैं। सन सोलर सिस्टम का एक मेन एनर्जी स्रोत है क्योंकि सन को ये एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से मिलती है। अब प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी। ये सूरज से सबसे नज़दीक प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसका रिवॉल्यूशन पीरियड सिर्फ 88 डेज है, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट है। दूसरा प्लैनेट है वेनस। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ये सोलर सिस्टम में सन और मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट बॉडी है क्योंकि इसमें 70% अल्बेटो है। ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जैसे कि पृथ्वी का सैटेलाइट है मून, वैसे वेनस का कोई सैटेलाइट नहीं है और ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है। अब बात करते हैं तीसरा प्लैनेट मार्स की। इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये लाल रंग की बॉल जैसा दिखता है। इसके मुख्यतः 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस और डाइमोस। इसमें साइंटिस्ट को वाटर के साइन मिले हैं जो कि ये दर्शाता है कि इसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी रह सकती है। जुपिटर। ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और यह पृथ्वी से 11 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके कुल 16 सैटेलाइट्स है। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स है यूरोपा, जिसमें सेम अर्थ की तरह लिविंग कंडीशंस देखने को मिली है। गैनीमीड। ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। कैलिस्टो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न की। ये जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके 62 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें टाइटन सबसे प्रोमिनेंट वन है। इसमें सेम अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर देखने को मिला है क्योंकि इसमें पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन देखने को मिला है। यूरेनस। इसको 1981 में विलियम हर्शल ने आइडेंटिफाई किया था। इसके कुल 21 सैटेलाइट्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिरांडा और एरियल। अब बात करते हैं 8वां और लास्ट सैटेलाइट नेपच्यून की। जब भी हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये ब्लूइश दिखता है क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा है। इसको IG गैली ने 1846 में डिस्कवर किया था। ये सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। प्लूटो को 1930 में डिस्कवर किया था और उसे 9 प्लैनेट भी बोलते आए थे, लेकिन 2006 में IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को 9 प्लैनेट कंसीडर करना बंद कर दिया।
क्योंकि प्लैनेट होने के लिए जो भी क्राइटेरिया होते हैं उसे प्लूटो मैच नहीं करता। वो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। पहला क्राइटेरिया है कि वो ग्रह सूर्य के ऑर्बिट में रोटेट करना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि उसका साइज गोलाकार होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया प्लूटो मैच करता है, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया था कि वो प्लूटो मैच नहीं कर सकता था। वो इस तरह से था कि वो अपने आजू बाजू के वस्तुओं को ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए अपनी ओर खींचा रहना चाहिए, लेकिन प्लूटो का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक था, तो तीसरा क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाता था। इसलिए प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर करना बंद कर दिया। अब बात करते हैं कॉमेट की। कॉमेट सन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सन के ऑर्बिट में इलिप्टिकल शेप में ट्रैवल करते हैं। ये वुड क्लाउड से ओरिजिनेटेड हुए हैं, जो कि आउटर स्पेस की आइसी बॉडीज है। इसके मुख्यतः दो पार्ट है, हेड और टेल। हेड पार्ट सबसे ब्राइटेस्ट बॉडी है, जिसको कोमामी बोलते हैं। ये सॉलिड मैटर से बना हुआ है, जो कि गैसेस से कंबाइन है। जब कॉमेट सूरज के बहुत नज़दीक आता है तो उसका टेल पार्ट ओरिजिनेट होता है। मान लीजिए ये सूरज है और ये उसके ऑर्बिट में इलिप्टिकल शेप में ट्रैवल करता है। तो जब कॉमेट सूरज के दूर रहता है तो ऐसा दिखता है, लेकिन जब वो सूरज के नज़दीक आता है तो सूरज के रेडिएशन की वजह से उसके बॉडी में जो फ्रोज़न रहता है वो मेल्ट होता है, और इसी के चलते जो उसके बॉडी में डस्ट रहते हैं वो बाहर निकलते हैं। इसलिए जब भी आप कॉमेट को देखते हैं तो ऐसा दिखता है। ये कुछ इस तरह से होता है। साइंटिस्ट ने सबसे पहले हैलेस कॉमेट का शोध लगाया था। जो लास्ट टाइम 1986 में देखने को मिला था। ये कॉमेट हर 75 ईयर्स में देखने को मिलता है। अब ये कॉमेट हमें 2061 को देखने को मिलेगा। एस्टेरॉइड्स, ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के ऑर्बिट्स में रहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच वाले इलाके में ज़्यादा रहते हैं। इसको प्लैनेटॉइड्स और स्मॉल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये रॉक से बनते हैं और फ्रोजन गैसेस से कवर्ड रहते हैं। अब स्टडी करते हैं कि मेटेरॉइड्स क्या होता है। मेटेरॉइड स्मॉल रॉकी बॉडीज है जो आउटर स्पेस में देखने को मिलते हैं। ये एस्टेरॉइड से स्मॉलर रहते हैं। मेटियोर्स, जब मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से आते हैं तो बर्न अप होते हैं, उसे मेटियोर्स बोलते हैं। उसे शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी बोलते हैं। मेटियोराइट्स, जब मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं तो वो सर्वाइव करते हैं और अर्थ की सरफेस में हिट करते हैं। स्टार्स, स्टार्स गैस और डस्ट का जो क्लाउड रहता है उसमें निर्माण होते हैं, जिसको नेबुला कहते हैं। स्टार्स के सेंटर में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टार कई वर्षों तक चमकते रहते हैं। अब स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। किसी तारे का सटीक जीवन काल उसके आकार पर बहुत अधिक निर्भर करता है। बहुत बड़े विशाल तारे अपने ईंधन को छोटे तारे की तुलना में बहुत तेज़ी से जलाते हैं और केवल कुछ लाख वर्षों तक ही चल सकते हैं। हालांकि छोटे तारे कई अरबों वर्षों तक चल सकते हैं, क्योंकि वे अपना ईंधन बहुत अधिक धीरे से जलाते हैं।
हालांकि हाइड्रोजन ईंधन जो सितारों के भीतर परमाणु प्रतिक्रियाओं को शक्ति प्रदान करता है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है और अपने जीवन काल के अंतिम चरणों में प्रवेश करता है। समय के साथ वो लाल दिग्गज बनने के लिए विस्तार करता है और रंग बदलता है, जिसको रेड सुपर जायंट भी बोलते हैं। छोटे तारे जैसे कि सूर्य वो बाद में रेड जायंट बनते हैं और प्लैनेटरी नेबुला से गुजरते हुए व्हाइट डॉग बन जाते हैं। दूसरी ओर विशाल तारे सबसे ऊर्जावान और हिंसक अंत का अनुभव करते हैं, जो एक सुपरनोवा नामक विशाल विस्फोट में ब्रह्मांड के बारे में, उनके अवशेषों के बारे में बिखरते हुए देखते हैं। एक बार धूल साफ होने के बाद केवल एक चीज़ बचती है, जो एक बहुत घना तारा होता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जाना जाता है। यदि विस्फोट करने वाला तारा विशेष रूप से बड़ा होता है तो यह एक ब्लैक होल भी बन सकता है। हमने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स, तारे एवं सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी की। अब हम जहाँ रहते हैं उस प्लैनेट के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे अर्थ कहते हैं। ये सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से भरा है। सूर्य से पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी को अपनी ओर एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। इसके साथ साथ ही उसे सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन और 5 घंटे का समय लगता है। ये पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। हमारे पृथ्वी से मून का सिर्फ 59% हिस्सा दिखता है। मून को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है। अब बात करते हैं मून के फेजेस कितने होते हैं। न्यू मून तब दिखता है तब वो अर्थ और सन के बीच में आता है, लेकिन इस स्थिति में मून हमें कंप्लीट डार्क दिखता है। दूसरा फेज है फुल मून। न्यू मून के 14 दिन बाद हमें फुल मून दिखता है। जब एक ही महीने में 2 फुल मून दिखते हैं तो उसे ब्लू मून भी कहते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।